हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान है ना, विज्ञान जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस में हम आप लोगों को आज रसायन शास्त्र से रूबरू करवाने वाले हैं, जो कि चैप्टर हमारा 5 है। ठीक है, चैप्टर हमारा 5 है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। क्या नाम है? तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर से आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। जो लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आज हम तत्वों का वर्गीकरण में पढ़ेंगे। अध्याय 5 है हमारा। चलिए, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में कितना होता है? तो टोटल 4 सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4। यदि H को कार्बन के चारों तरफ सजाएं तो टोटल कितने बंधन होंगे? टोटल 4 होंगे। ठीक है, चलिए, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा दिया गया है, इससे इसकी साइज से क्या पता चलता है। ठीक है, तो इसकी साइज से परमाणु की त्रिज्या के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, रेडियस। याद रखिएगा, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम आवर्त सारणी की किस समूह के सदस्य हैं। तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है समूह द्वितीय के सदस्य हैं। ठीक है, समूह, याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है समूह द्वितीय के सदस्य हैं। यहाँ पर आप लोग को अच्छे से लिख देते हैं, समूह द्वितीय। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है समूह द्वितीय के सदस्य हैं, याद रखिएगा। चलिए, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। देखिए, मेंडलीफ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1834 ईस्वी में। ठीक है, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है कि त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो डोब्रेनर के द्वारा एक नियम दिया गया था जिसको कहते हैं त्रिक का नियम। याद रखिएगा, तो त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो डोब्रेनर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात हुए थे। ठीक है, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण कर रहा था, ठीक है, तो उस समय कितने तत्व टोटल थे? तो टोटल कितना तत्व थे? 63 तत्व थे। आज 122 प्लस तत्व हैं। ठीक है, लेकिन मेंडलीफ जब ये शेड्यूल तैयार कर रहा था उस समय कितने तत्व थे? तो 63 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसकी देन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, अभी आप लोग को बताया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आंसर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर डिपेंड है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया है। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 10 का पावर -9 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 का पावर -9 मीटर। ठीक है, तो 10 का पावर -9 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर -9 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। उसके बाध्यम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वही हमारा संयोजकता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है? घटता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, घटता है। ठीक है, इंक्रीज होता है इसमें। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज होता है इसमें। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो क्या होता है? डिक्रीजिंग होती है, जिसको बोलते हैं घटता है। अगला है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो टोटल 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। आप लोग को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अष्टक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था।
आप लोग को पता है कि कोई भी तत्व, ठीक है ना, अष्टक का नियम पूरा करता है। क्या करता है? द्विक या अष्टक का नियम को पूरा करता है। तो इसे किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अष्टक का नियम का प्रतिपादन किया था, उनके द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, न्यूलैंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। अगला हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? अभी बताए थे आवर्त फलन होता है परमाणु संख्या का, तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी से प्रश्न लगभग बनते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में, ओजोन का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है? पता है? बोलिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा O3, यानी कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो 3 ऑक्सीजन होते हैं। याद रखिएगा, तो परमाणु संख्या भी कितना होगा? ठीक है, ऑक्सीजन ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। ठीक है, क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में, एक अणु दिख रहा है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो कितना दिख रहा है इसमें? ऑक्सीजन 3 दिख रहा है, तो इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कोई भी तत्व जैसे लिखते हैं H2O, ठीक है, H2O, तो इसमें जो हाइड्रोजन का 2 अणु दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 2 अणु, सॉरी, हाइड्रोजन का 2 परमाणु दिख रहा है। यहाँ पर 2 परमाणु दिख रहा है, जो यहाँ पर होता है ये साइड, इसको बोलते हैं अणु, और नीचे वाला को बोलते हैं परमाणु। ठीक है, तो ओजोन का बात करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगला हमारा 16 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 बता चुके हैं। चलिए स्किप करते हैं इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं उसको कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। चलिए इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया क्षारीय धातु। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो याद रखिएगा, शून्य समूह के अंतर्गत आता है हीलियम। ठीक है, जो एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। ठीक है, कैसा गैस है? हीलियम निष्क्रिय या अक्रिय गैस है जिसका, ठीक है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व के अंतर्गत कौन आते हैं? हीलियम आते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1:3 होता है। आप लोग को पता है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है NH3। यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन में कितना अणु है? 1 है। चलिए 1 हो गया। हाइड्रोजन में कितना अणु दिख रहा है आप लोग को? 3 दिख रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3। ठीक है, चलिए 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अभी आप लोग को बताया गया कि एक निष्क्रिय तत्व है। ठीक है, निष्क्रिय तत्व है, या इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय तत्व के अंतर्गत आता है हीलियम। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। आप लोग को एग्ज़ाम जब भी देने जाते हैं, ठीक है, तो कम से कम अपना जो है ना, जो तैयार किया गया ये शेड्यूल है ना तत्वों का, इसमें 1 से 30 तक परमाणु संख्या आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, कितना? मिनिमम 1 से 30 तक, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग को 1 से 30 तक याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा लोहे का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 26। और आप लोग हमारे वीडियो के जरिए आप अपना नोट्स तैयार करिए हर एक सब्जेक्ट का, और सिर्फ उसी को पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर्स अगर बुक टाइम मिलता है तो और भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लोहे की जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 26। आप लोग को जब एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम के लिए, अच्छे एग्ज़ाम के लिए आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए 22 है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभ को कहा जाता है वर्ग। ठीक है, उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। आप लोग याद रखिए। चलिए, ये हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। इस चैनल से आप लोग काफ़ी रूबरू होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उसको, उनके लिए है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप घंटा भी दबा दें। ठीक है, चलिए इसी के साथ इसको द एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।